नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। टाउन में भारत माता चौक के नजदीक बीती रात हुई दुर्घटना। मानसर स्थित वाटर पार्क के पास हमले का शिकार हुए पीड़ित युवक ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन देकर की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नशीन के मुख्य संरक्षक हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती पहुंचे हनुमानगढ़। विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ मिलकर समाज को दिया एकता और भाईचारे का संदेश। जंक्शन स्थित अदालत परिसर में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ हजारों मुकदमों का निस्तारण। जिला मुख्यालय पर 39 केंद्रों पर आयोजित हुई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वन रक्षक भर्ती परीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। टाउन में भारत माता चौक के नजदीक सतीपुरा बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से वाहन को भगा ले गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। टाउन में भारत माता चौक के नजदीक सतीपुरा बाईपास पर स्थित विद्युत पुलिस थाना के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि मृतक युवक का सिर बुरी तरह से कुचला गया। अज्ञात वाहन को उसका चालक मौके से भगा ले गया। हादसा बीती रात को हुआ। शनिवार को टाउन पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार हरिराम सिंधी ने बताया कि उसका मौसेरा भाई प्रवीण कुमार पुत्र शीदुल्ला सिंधी निवासी टाउन शुक्रवार रात्रि को करीब 11 बजे मोटरसाइकिल पर संग्रिया से अपने कार्यस्थल से वापस घर लौट रहा था। जब वह अपने टाउन के भारत माता चौक के नजदीक स्थित विद्युत पुलिस थाना के सामने पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर चोटें लगने से प्रवीण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर जब तक वे अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि प्रवीण कुमार की मौत हो चुकी है। हादसे में प्रवीण कुमार का चेहरा बुरी तरह से कुचला गया। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें आई हैं। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल अज्ञात वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। कल रात 11 बजे बाइक पे मेरी मौसी का बेटा प्रवीण कुमार संग्रिया से अपने काम से आ रहा था। किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि उस अज्ञात वाहन वाले को पकड़कर उस पर कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। ये सर विजय सिनेमा के पास जो भारत माता चौक है उसके लगभग उसके आसपास हुई है जी। हमें सूचना मिली तो जी हमें तो सीधा हॉस्पिटल में सूचना आई थी। तो हम यहाँ जब आए तो हमें ये पता चला कि वो मृत हो चुका है। तो उसके बाद से हम तो अब तक जी रोने धोने में ही है जी। एक्सीडेंट के बाद में तो उसका चेहरा तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है जी और बाकी अंगों पे भी गिरा है तो चोटें तो आएंगी जी। पुलिस को हमने यही बताया है जी। मानसर स्थित वाटर पार्क के पास हमले का शिकार हुए पीड़ित युवक ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव माणकसर किरोही स्थित वाटर पार्क में 5 नवंबर को कार समारोह पर हुई फायरिंग की घटना के संदर्भ में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर पीड़ित युवक ने शनिवार को हनुमानगढ़ आए बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश से अपने परिचितों के साथ मिलकर मुलाकात की। पीड़ित युवक के परिजनों ने बताया कि शुभकरण पुत्र ओम बिश्नोई निवासी गाँव गिलवाला PSTB 5 नवंबर को अपने जीजा दीक्षांत गोदारा के साथ शाम करीब 6:45 बजे हनुमानगढ़ से चौटाला की तरफ जाते समय रास्ते में माणकसर के पास स्थित वाटर पार्क में कुछ खाने की सामग्री खरीदने के लिए रुका। जैसे ही वे वाटर पार्क पर पहुंचे वहां कुछ लोग हथियारों के साथ खड़े थे। इन लोगों ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि वे खाने पीने का सामान खरीदने आए हैं। तभी सामने से 30-40 लोग धारदार हथियारों से लैस होकर आए और उन पर हमला बोल दिया। इन लोगों ने उसकी कार नंबर RJ7CC0429 के आगे व पीछे के शीशे, साइड डोर की विंडो, ग्लास को तोड़कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। तब वे घबराकर कार में सवार होकर भागने लगे तो इन लोगों ने कांच की बोतलें फेंकी व फायरिंग की। उन्होंने आरोप लगाया कि वे बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागे। इसके बाद वे हनुमानगढ़ पुलिस थाना पहुंचे, लेकिन संग्रिया थाना क्षेत्र का मामला होने के कारण उन्हें संग्रिया थाना भेज दिया गया। संग्रिया पुलिस थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस ने कह दिया कि वे मुकदमा दर्ज न करवाएं, वे उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करवा देंगे। पीड़ित शुभकरण ने मुकदमा दर्ज कर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार IG से लगाई। इस मौके पर ओम बिश्नोई, अमित गोदारा, हनीश ग्रोवर, निहित सुधाकर, आशीष गौतम, गुलशन वर्मा, राकेश गोदारा, पार्थ बिश्नोई आदि साथ रहे। सर, हमारे कोई परिजन
अपने साले के साथ में संगरिया से आ रहे थे, तो उन्होंने कोई स्नैक्स खाने के लिए संगरिया गूगल पे सर्च किया तो 360 होटल का उनको पता लगा। वो वहाँ पार्किंग में गए तो वहाँ पार्किंग में उन पर 30-40 लोगों ने अटैक कर दिया, उनकी गाड़ी फोड़ दी, फायर वायर भी हुए उन पर। वो गाड़ी बैक करके वहाँ से जान बचा के भागे। उसके बाद वो जंक्शन सदर थाने आए, वहाँ पे उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उनको ये बोला गया कि जंक्शन मेन थाने के जाओ। जंक्शन मेन थाने आने के बाद इन्होंने भी रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की, लेकिन ये कहते 0 FIR कर लेते हैं, बाकी मामला संगरिया थाने का। जैसे ही वो लोग संगरिया थाने के लिए रवाना हुए तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने ज़्यादा हमारे मतलब जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ गए थे उनके साथ में, पीड़ितों के साथ में, उनसे ढंग से बात नहीं की और उनको ये समझाया कि आप FIR के चक्कर में मत पड़ो, आपकी गाड़ी की जो सही करवा लो, इसकी जो भरपाई है वो हम हमारे यहाँ से करवा देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी 2-3 दिन तक वो FIR नहीं होने के लिए नारे लगाते रहे और अब वो ये मिला के पीड़ितों को ही मतलब परेशान करने की कोशिश की। और आज जैसे हमको पता लगा कि इस मामले की जांच खुली है तो हम लोग IG साहब के सामने सर हमारे को जो ना तो जो हमारे जानकार थे उनको पता था ना हमको पता इसकी क्या रंजिश है, लेकिन हमारे आदमी का नुकसान हुआ है, उसकी गाड़ी फूटी, हम इस बात की कंप्लेन लेते। उनके साथ मारपीट नहीं, उनकी गाड़ी उनके हाथ पे थोड़े शीशे के कट वगैरह लगे थे, बाकी उनके साथ में कोई चोट के निशान नहीं। अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नशीन के मुख्य संरक्षक हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। यहाँ उन्होंने विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ मिलकर समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नशीन परिषद के मुख्य संरक्षक हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती शनिवार को हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने सभी धर्मगुरुओं के साथ सद्भावना और एकता तथा भाईचारे का पैगाम दिया। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान मौलाना सैयद नसीरुद्दीन ने कहा कि हमारा मुल्क पहले है, धर्म बाद में। हम भाईचारा और एकता का पैगाम पूरे विश्व में फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा ऐसा कोई मुल्क नहीं जहाँ सभी मजहब के लोग अपने धर्मों के साथ साथ यहाँ रह सकें। उन्होंने कहा कि यह देश सभी का है और सभी को यहाँ अपने अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि भारत देश में आपसी भाईचारा और प्रेम भावना बनी रहे, इसी की शुरुआत सभी धर्मगुरुओं को लेकर जमीनी स्तर पर उन्होंने शुरू की है। उन्होंने अपने संदेश में कट्टरपंथी ताकतों पर बैन लगाने की भी सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि वे पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और जिस भी शहर में जा रहे हैं वहाँ के लोकल धर्मगुरुओं को साथ लेकर मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो नफरत के बीज बो जा रहे हैं उसका काउंटर करने के लिए जरूरी है कि आमजन के बीच जाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके देश से होती है, सबको अपना अपना मजहब मुबारक है और सब अपने अपने मजहब को मानते हुए आपसी भाईचारे के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि यह बेहद प्रसन्नता की बात है कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। गरीब नवाज के मिशन को जो अमन का, प्यार मोहब्बत का, आपस में भाईचारगी का, इंसानियत को फरोग देने का काम है, वो आज हजरत गांव-गांव, शहर-शहर फिरकर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये बड़े खुशी की बात है। हनुमानगढ़ में भी आज हजरत तशरीफ लाए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में फिरकर मैं समझता हूँ पिछले महीने तकरीबन 5 स्टेट्स गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, ऐसे 4-5 स्टेट्स को जो है पिछले ही जो है जाकर आए थे। हजारों की तादाद में लोगों ने आपका इस्तेमाल किया और आज वक्त की जरूरत है। जो हजरत आज जिस काम को, जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो वक्त की जरूरत है। देखिए, हमारी ऑल इंडिया सूफी सज्जाद काउंसिल पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में हम लोग इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हमारी पहली इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 30 जुलाई को हुई थी, जिसमें हमने कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ बैन की मांग भी की थी और हमने ये वहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया था दिल्ली में कि हम देश के हर कोने में, हर शहर में जाके इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। क्योंकि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस अगर बंद कमरों में, 5 स्टार होटलों में अगर बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के की जाती है तो उसका मैसेज उन तक ही महदूद रहता है। लेकिन जो नफ़रत का माहौल बना हुआ है, जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, जो नफ़रती भाषण दिए जा रहे हैं, उससे सीधे तौर पर आम जनता के बीच में एक नकारात्मक मैसेज आता है। तो हमने यही सोच के साथ आम लोगों के बीच में बैठने के लिए हर शहर में हमने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। इससे पहले तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और फिर गुजरात, अब हम राजस्थान में। राजस्थान में हमारी 12 इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेज होंगी और हमने ये कोशिश करी कि हम जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के लोकल धर्मगुरुओं को लेकर के, वहाँ के लोकल लोगों से हम बातचीत करें, उनके सामने अपने विचार रखें, सब धर्मगुरु अपने विचार रखें। क्योंकि जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, जो नफ़रत के भाषण दिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया उसका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है हथियार बना के उसके लिए,
उसको काउंटर करने के लिए हमें युद्ध स्तर पे, जिस तरीके से इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है, उस तरीके से हमें शहर शहर जा करके इस तरह की सर्वधर्म सभाएं करने की ज़रूरत महसूस हमने की, जो हम लोग कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि देश से हमारी पहचान है, सबको अपना अपना मज़हब मुबारक, सब अपने अपने घर में अपने मज़हब को फॉलो करें, अपने धर्म को फॉलो करें, लेकिन जब हम घर से बाहर हों तो हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तान होनी चाहिए। राष्ट्र हित को ऊपर रख के सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे आम लोग हों, चाहे नौजवान हो। देश का मुल्क हमारा विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, इसलिए हिंदुस्तान के हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दें और उन नफरती लोगों का बाइकाट करें जो नफरत की बात करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का बाइकाट करें जो नफरत की बात करते हैं, और ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़ें जो बाद में पता लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन एंटी नेशनल थी या एंटी नेशनल में काम कर रहे थे, उन पर बैन लग जाता है, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़ जाते हैं, फिर उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। इसलिए हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, इसमें आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरत है। आज हनुमानगढ़ में इसकी मीटिंग हुई है, आपने देखा सब धर्मगुरु मौजूद हैं यहाँ पर, सब ने अपने अपनी बातें रखी हैं, अपने विचार रखे हैं, आवाम बहुत तादाद में मौजूद थी, पब्लिक सब ने संजीदगी से सुना है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम हमारे मकसद में कामयाब होंगे और इस देश की जो एकता अखंडता उसको कायम दायम रखने में अपना पूरा योगदान देंगे। देखिए, जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं वो बहुत गलत है। धर्म एक इंसान का व्यक्तिगत मामला होता है और राजनीति एक डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। तो हमारा मानना ये है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का भी नुकसान कर रहे हैं, इस देश का भी नुकसान कर रहे हैं। राजनीति हमेशा मुद्दों पे होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मुल्क है हमारा और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी दुनिया में एक मानी जाती है, तो हमें लोगों के विकास की बात करनी चाहिए और विकास जब ही होगा जब सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, जैसे हमारे एक वक्ता ने बोला भी ये बात। तो हमारा मानना ये है कि जो कट्टरवाद की बात करता है, अगर वो राजनेता भी है तो उसका भी बाइकआउट किया। पूरे देश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग अपना समय दे रहे हैं और मुझे मालूम पूरा यकीन है कि हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बसता है। हमारा मज़हब बाद में, पहले हमारा मुल्क, क्योंकि हम दुनिया में जब जाते हैं तो हम हिंदुस्तानी के नाम से पहचाने जाते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान के नाम से पहचाने जाते हैं। इसी सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं और लोगों का सहयोग बहुत मिल रहा है। जंक्शन स्थित अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी सहमति से हजारों मुकदमों का निस्तारण किया गया। रालसा के निर्देशानुसार और जिला जज श्रीमान संजीव मागो के निर्देशानुसार जंक्शन के अदालत परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि इस साल की यह अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत थी। इसकी विशेषता ये रही कि इसमें बार संघ और जोधपुर विद्युत वितरण निगम के बीच लंबे समय से चल रहा एक विवाद का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत में इससे पूर्व की गई समझाइश और काउंसलिंग का सकारात्मक असर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने अपने मुकदमों का निपटारा आपसी सहमति के साथ किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आज अपने फैसलों का निस्तारण करवाया है, उनका समय और धन दोनों की ही बचत होगी। उन्होंने बताया कि आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 बेंचेज गठित की गई थी, जिन्होंने राजस्व प्रकरण, न्यायिक प्रकरण, उपभोक्ता मामले और प्री लिटिगेशन के केसेस को निस्तारित किया। करीब 80,000 मुकदमे आज की लोक अदालत में रेफर किए गए थे, जिसमें लगभग 10,000 मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया। उन्होंने कहा कि अंतिम आंकड़े शाम 5 बजे तक ही प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लेंगे। ऑनरेबल रालसा के निर्देशानुसार और श्रीमान डिस्ट्रिक्ट जज साहब श्रीमान संजीव जी मागो साहब के मार्गदर्शन में आज की राष्ट्रीय लोक अदालत, जो कि साल की अंतिम लोक अदालत है, इसका आयोजन किया जा रहा है। हमने इस बार हमारे ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी साहब श्रीमान दिनेश जी गुप्ता साहब के शब्दों से प्रेरणा लेते हुए बहुत प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत की है, लोगों की समझाइश करते हुए काफ़ी सारे मुकदमे रेफर किए हैं। हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब का मानना है कि जब हम ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में लोगों को समझाइश में बुलाते हैं, डोर स्टेप काउंसलिंग करते हैं, तो हमें उस व्यक्ति का हित सर्वोपरि रखना है जो पंक्ति में अंतिम स्थान पे खड़ा है। तो हमने टारगेट भी उसी सेक्शन को किया है जिसके आर्थिक संसाधन अच्छे नहीं हैं और वो मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है। उसको हम चाहते हैं कि ऐसा रिलीफ मिले, वो अपनी रिसोर्सेज को अपने हितार्थ, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इस बार जो हमने केसेस टारगेट पे रखे हैं वो है प्री लिटिगेशन के, जो मैक्सिमम और बड़े स्केल पर जिनका निस्तारण करने का हमने प्रयास किया है। यदि हम इसी स्टेज पे केसेस को निस्तारित कर देते हैं जब वो कोर्ट में नहीं आए हैं, तो जुडिशल टाइम, जुडिशल रिसोर्सेज और जो हमारे
जुडिशल ऑफिसर्स की ऊर्जा है उनको निस्तारित करने में जो खर्च होती है वो उसको ना करते हुए गंभीर मुकदमात जिनको कोर्ट को ज़्यादा प्रयास करते हुए निस्तारित करना होता है उस तरफ ध्यान दे पाते हैं। तो आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 बेंचें गठित की गई थी जिन्होंने राजस्व प्रकरण, न्यायिक प्रकरण, परमानेंट लोक अदालत, कंज्यूमर प्रकरण और प्री लिटिगेशन के केसेस को टेकअप किया है। तकरीबन 80,000 मुकदमात को आज की लोक अदालत में रेफर किया गया है और हम अभी तक जो रिजल्ट्स के पास करीब पहुंच पाए हैं वो हमें 50,000 केसेस के डिस्पोज ऑफ होने का अब तक का आंकड़ा मिल चुका है, लेकिन हम 1 घंटे तक आपको बता पाएंगे कि फाइनल कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अंबेडकर जन जागृति मंच की एक बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। अंबेडकर जन जागृति मंच की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में अंबेडकर जन जागृति मंच के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसमें इकबाल खान को जिला संयोजक मनोनीत किया गया। इसके अलावा राकेश जंडावाली को तहसील संयोजक, सुभाष पेंटर को तहसील संयोजक पीलीबंगा, शोपत नायक को तहसील प्रभारी पीलीबंगा, प्रेम कुमार को तहसील संयोजक सादुल शहर नियुक्त किया गया। इस मौके पर नव नियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि अंबेडकर जन जागृति के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है उसका वे पूर्णतः तन मन से निर्वहन करेंगे। अंबेडकर जन जागृति मंच के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ और उनको निवेदन करता हूँ कि वे किसी के साथ समझौता किए बिना और अपने मिशन एक शब्द है 3 अक्षरों का, उस मिशन को समझते हुए, मिशन को बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तारीफ है और आगे बढ़े और कोई भी अत्याचार गुर्जर समाज पर होता है तो उसमें आगे बढ़ के भाग लें और उस अत्याचार को दूर करें और अपने लोगों को जो पीड़ित है उनको बाबा साहब के आदर्शों के बारे में बताएं। अंबेडकर जन जागृति मंच हनुमानगढ़ जिले के कार्यकारिणी का कुलदीप जी के नेतृत्व में विस्तार किया गया, जिसके अंदर मुझे जिला संयोजक बनाया गया है। तो मैं तन मन धन से इस संगठन में कार्य करूंगा और गांव में जा जाकर कमेटियां बनाऊंगा और जहाँ बहुजन समाज के साथ में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मुख्य रूप से यही है कि जो समाज के साथ में, किसी भी समाज के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ में छुआछूत हो जा रही है, किसी के साथ में जातिवाद को लेकर मार दिया जाता है, किसी को गली के विवाद को लेकर मार दिया जाता है, किसी को छोटी छोटी बातों को लेकर मार दिया जाता है, तो उन परिवारों को न्याय दिलाने का हम काम करेंगे और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। समाज के साथ में अत्याचार होए ना, ऐसा हम एक नया एजेंडा लेके आएंगे। अंबेडकर जन जागृति मंच राजस्थान के पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें इकबाल खान को हमने जिला संयोजक हनुमानगढ़, राकेश जंडावाली को तहसील संयोजक तहसील हनुमानगढ़, सुभाष पेंटर को तहसील संयोजक पीलीबंगा, तहसील प्रभारी शोपत जी नायक और
चमारखेड़ा से प्रेम कुमार चमारखेड़ा को तहसील संयोजक सादुल शहर बनाया गया है। और सभी पदाधिकारियों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर हुए अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं और बाबा साहब के सपनों को पूरा करें। संकल्प फाउंडेशन की एक बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में जिले के युवाओं में बढ़ रही नशा प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके रोकथाम की योजना तैयार की गई। संकल्प फाउंडेशन की एक बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि हनुमानगढ़ के युवाओं में नशे की बढ़ रही प्रवृत्ति चिंता का विषय बनती जा रही है। नशे के कारण आपराधिक वारदातों में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए संकल्प फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। भविष्य में भी नशे की प्रवृत्ति को किस प्रकार रोका जाए, युवाओं को नशे से कैसे दूर किया जाए, इस संदर्भ में योजना बनाने पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में अधिवक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया। इसके अलावा भविष्य में होने वाली बैठकों में भी शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प फाउंडेशन का यह संकल्प है कि युवाओं को नशे की गर्त से हर हालत में निकालना है। आज संकल्प फाउंडेशन द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमानगढ़ जिले में जो नशा बढ़ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी खराब हो रही है, उसके संबंध में चिंतन किया गया, मंथन किया गया। संकल्प फाउंडेशन द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर विचार किया गया, आगे किस तरीके के कार्यक्रम को चलाने हैं, जिसमें हमने सभी एडवोकेट साथियों को भी इनवाइट किया, सभी अधिवक्तागण उपस्थित रहे। तो सबका ये विचार सामने आया कि युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए। इसके अलावा और भी ऐसे कार्यक्रम जिससे युवाओं को हम लोग नशे के खिलाफ पॉम्पलेट्स हुआ के परीक्षाएं आयोजित होती है, वहां जाके कैंप लगाए जाए, वार्डों में जाके कैंप लगाए जाए। तो इस तरीके का एक मंथन सामने आया है। सभी ने चिंता जाहिर की है। पुलिस विभाग इतना काम कर रहा है, तो हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि नशे से हम अपने बच्चों को बचाने के लिए अधिक से अधिक कार्यक्रम करें, बच्चों को अवेयर करें ताकि वो नशे के खिलाफ नहीं जाए। संकल्प फाउंडेशन ने आज फिर से ये एक प्रण लिया है कि शीघ्र भी विद्यालयों के साथ साथ नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ में जो मंचन है उनको कलाकारों को बुला करके, ताकि लोगों को पता चले कि नशे से किस प्रकार से स्थिति आती है, जागरूक करने के लिए। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। फाउंडेशन की मासिक बैठक आयोजित की थी, जिसमें कि शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और जल्दी ही संकल्प फाउंडेशन नए जो सदस्य हैं शहर के प्रबुद्ध लोग उनको शामिल करेगा और जो हमारा ये जो कार्यक्रम है ये डे बाय डे बढ़ता रहेगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट जो है वो चूंकि हम लोगों ने स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक हमारा कार्यक्रम था, नेक्स्ट जल्दी ही बहुत से कॉलेज के जो व्यवस्थापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके हम लोग टच में हैं और जल्दी ही कॉलेज में ये कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे स्लम एरिया है, चाहे वो ITA बस्ती हो, चाहे वो टाउन का एरिया हो, चाहे वो और भी शहर के जैसे इलाके हैं चिन्हित किए हैं जहाँ की थोड़ी शिक्षा का है, तो वहाँ नुक्कड़ सभा के माध्यम से और इस तरह से कंप्लेंट वगैरह करके और हम लोग ये नशे के खिलाफ जो ये हमारा जो एक अभियान है इसको नई गति और नई ऊर्जा दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित करवाई जा रही वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा शनिवार को शुरू हो गई।
प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 39 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 5,972 अभ्यर्थी बैठे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित करवाई जा रही वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा शनिवार को शुरू हो गई। प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 39 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 5,972 अभ्यर्थी बैठे, जबकि 12,917 अभ्यर्थी नामांकित थे। पहली पारी में उपस्थिति का प्रतिशत 40.23 रहा। सर्दी के बाद स्टूडेंट में परीक्षा को लेकर उत्साह दिखा। दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 42 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। पहली पारी सुबह 10 बजे शुरू हुई, लेकिन परीक्षार्थियों ने 1.5 घंटा पहले ही संबंधित सेंटर पर पहुंचना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रत्येक परीक्षार्थी के दस्तावेज और जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र तक जाने की अनुमति दी गई। सर्दी के मौसम के बीच परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों के स्वेटर और जैकेट उतराए गए। वन रक्षक परीक्षा के लिए गठित फ्लाइंग टीम ने केंद्रों का निरीक्षण किया। कई सेंटर पर कुछ अभ्यर्थी 5 से 10 मिनट की देरी से पहुंचे। उन्होंने स्टाफ से काफी मिन्नतें की, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। कुछ ने ट्रेन के लेट होने का हवाला दिया तो किसी ने अन्य कारण बताए, लेकिन सेंटर इंचार्ज ने सख्ती दिखाते हुए किसी को अंदर नहीं जाने दिया। सभी केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। प्रवेश से पहले स्टूडेंट को कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। 2 चरणों में हुई जांच में सबसे पहले स्टूडेंट के एडमिशन कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड के साथ फोटो की जांच की गई। दूसरे चरण में डिजिटल गैजेट से स्टूडेंट की जांच की गई। वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कुल 47 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की गई। कल रविवार के दिन 47 केंद्रों पर पहली पारी के लिए 15,000, जबकि 47 केंद्रों पर ही दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा के लिए 14,840 परीक्षार्थी नामांकित हैं। आज हमारा वन रक्षक का पेपर था। पेपर अच्छा हुआ है, नॉर्मल था पेपर, और जहाँ तक मेरा चांस था कि हो सकता है मेरा चांस सिलेक्शन, और मैं स्टार्टिंग से चाहता था कि सरकारी सेवा में मेरा चयन। ये क्वेश्चन मॉडरेट आए थे, और राजस्थान के बारे में पूछा गया था कि राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रश्न पत्र बहुत अच्छा था, जीके का लेवल बहुत अच्छा था, और इसके अंदर साइंस का लेवल थोड़ा ठीक था। और वैसे मैं रीड की तैयारी कर रहा हूँ। ओवरऑल मैंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मैंने 72 क्वेश्चन किए, और पेपर अच्छा रहा। देखते हैं इसकी मेरिट ज़्यादा जाएगी। सर फॉर्म तो 2020 में तक वो भरे गए थे, लेकिन परीक्षा बहुत लेट हुई है, और वैसे मैं रीड की तैयारी कर रहा हूँ, और यही पेपर अच्छा रहा। हाँ सर, मनरक्षक का पेपर था। देखते हैं सर 65 तक लगभग जाएगी मेरी। मैं गोगा मेडी से आया हूँ पेपर देने के लिए। पेपर इतना हार्ड भी नहीं था, ठीक ठाक था, सरल था। बेजुबान जीव जंतुओं का दर्द महसूस करने वाले हिसार के एक युवक बादल सिंह ने बीमार जानवरों को राहत प्रदान करने के लिए दिन रात एक कर रखा है। अक्सर हम देखते हैं कि बेजुबान जानवर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। आज प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है, बावजूद इसके ऐसे लोग भी हैं जो बेसहारा जानवरों की देखरेख व पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। हिसार के युवक बादल सिंह ने इसे चरितार्थ कर दिखाया है। बीमार, जख्मी और बेसहारा जानवरों की सेवा के लिए बादल सिंह ने दिन रात एक कर रखा है। सूचना मिलने पर बादल सिंह एनिमल एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचते हैं और बीमार घायल जानवरों व पक्षियों को रेस्क्यू कर हिसार स्थित शेल्टर होम में ले जाते हैं। वहां यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। उनका उचित इलाज करवाया जाता है। स्वस्थ होने पर जानवरों को फिर से
पहुंचे बादल सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि वे हरियाणा के हिसार में जीवन अनमोल नाम से डॉग शेल्टर होम चलाते हैं। उन्हें सोनम ने गत दिनों इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन संपर्क कर बताया कि उनके घर के पास एक डॉग है जिसे ट्यूमर है, उसका इलाज करवाया जाए। इस पर वे एम्बुलेंस लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। इस डॉग को अपने साथ शेल्टर होम में ले जाकर इलाज करवाया जाएगा। स्वस्थ होने पर डॉग को वापस यहीं छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका संगठन छोटे जानवरों व पक्षियों को दर्द से निजात दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। हेड ऑफिस हिसार में है, लेकिन जानवरों पक्षियों का दर्द समझने वाले लोगों तक पहुंच उनकी मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका उद्देश्य है कि कोई भी जानवर या पक्षी दर्द से न तड़पे, उन्हें भी इलाज मिले। वे करीब 5 साल से इस कार्य को करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कई एनजीओ से जानवरों के बारे में काफी कुछ सीखा। उनका बचपन से ही लगाव जानवरों के प्रति रहा है। बादल सिंह के अनुसार हर आदमी अपने सुकून के लिए दौड़ता है, उसे भी डॉग सहित अन्य छोटे जानवरों व पक्षियों का दर्द दूर कर काफी सुकून मिलता है। मैं बादल भैया का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो मैंने उनसे कांटेक्ट किया ऑनलाइन और वो आए मेरे कहने पे। इतनी दूर से आने पॉसिबिलिटी नहीं होती, फिर भी वो एक बच्चे को आसरा देने के लिए आए जिसके इतना बड़ा ट्यूमर है। और इनके थैंक यू सो मच भैया को कहना चाहती हूँ। मेरा तो यही मानना है भी अगर आप काइन देखो तो थोड़ा नहीं तो कुछ तो हेल्प कर सकते हैं। हम जीवन अनमोल नाम से एक डॉग शेल्टर होम चलाते हैं। हमारे गुड़िया है सोनम, इसने हमसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया कि एक डॉग है हमारे जिसको काफ़ी पेन है, उसको ट्यूमर हो रही है। उस डॉग को हम लेने के लिए आए थे और बच्ची गुड़िया ने हमारे यहाँ तक आने में बड़ी हेल्प की है। उस डॉग को हम ले जाएंगे शेल्टर में ट्रीट करवाएंगे, उसके बाद उसको यहाँ पे छोड़ेंगे। हम स्मॉल एनिमल कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पक्षी, बर्ड्स, इनके दर्द में निजात दिलाने के लिए कार्य करती है हमारी टीम। और वैसे तो हमारा हेड ऑफिस हिसार है, पर हम जहाँ तक हमें हेल्प मिल पाती है, हमको वे जानवर का दर्द समझने वाले लोग हैं वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य कोई भी जानवर सड़क पे दर्द से ना तड़पे। मुझे करीब 5 साल हो गए। इससे पहले से मैं अपने होम टाउन में जैसे मेरे घर के पास डॉग हो, उनको खाना खिलाना, उनको फर्स्ट एड देना, ये करता था। और मैंने काफ़ी एनजीओ से एक्सपीरियंस लिया है इन जानवरों के प्रति, कुछ सीखा है, इनका बॉडी बिहेवियर वगैरह इनके बारे में जाना है। और मेरा लगाव करीब बचपन से ही था। जैसे मेरी मम्मी कहती थी, वे तो कहता था छोटा होता था, मम्मी भी गायों के लिए गौशाला होती है, कुत्तों के लिए कुत्ताशाला क्यों नहीं होती, और अब घूम फिर के अपनी जगह आई गया। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई है कि हर आदमी अपने सुकून के लिए दौड़ता है, और मुझे शायद यहाँ एक सुकून मिला ना, इतना लाइफ में कहीं नहीं मिला। मेरे पास सांप भी आ चुका है, बंदर भी, कबूतर भी, उल्लू भी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नीलगाय, हिरन, ये सब आ चुके हैं। और करीब इस टाइम हमारे पास 70 से अबो ज़्यादा ही कुछ एनिमल हमारे शेल्टर में एडमिट है, जिनको कंटिन्यू चार्ज, जिसमें कुछ ब्लाइंड भी, अंधे बच्चे भी हैं, कुछ हैंडीकैप्ड भी हैं, कुछ पैरालाइज भी है जो चल नहीं सकते, कुछ के सिर, जैसे सिर में आपने देखा हो, सिर में कीड़े पड़े रहते हैं, भागते रहते लोग, मारते रहते हैं, वो जानवर भी है, जिनकी माँ मर जाती है, छोटे बच्चे वो। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
नहीं होते, जो बेसहारा है, बेसहारा जो जानवर, उन्हीं को हम रेस्क्यू करके उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।